7 अक्टूबर की रात जब दुनिया सो रही थी, ठीक उसी वक्त हमास ने इजराइल के अनगिनत ठिकानों पर अचानक रॉकेट से हमला कर दिया। खबरों के मुताबिक हमास ने इस हमले में 5,000 से लेकर 7,000 तक रॉकेट दागे। इस हमले में 900 से ज़्यादा इजरायली मारे गए। इसके जवाब में पलट कर इजराइल ने भी हमला किया, जिसमें 300 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की मौत हो गई। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों एक 35 एकड़ ज़मीन का टुकड़ा इस झगड़े की वजह बना हुआ है और इस पर इजराइल और फ़लस्तीन लड़ते नज़र आ रहे हैं। ये पूरी दुनिया कुल 95 अरब 29 करोड़ 60 लाख एकड़ ज़मीन पर बसी हुई है, जिस पर दुनिया भर के लगभग 8 अरब इंसान बसते हैं। इस 95 अरब 29 करोड़ 60 लाख एकड़ ज़मीन में से सिर्फ एक 35 एकड़ ज़मीन का टुकड़ा है जिसके लिए बरसों से ये जंग चल रही है, जिस जंग में हज़ारों जानें जा चुकी हैं। लेकिन आज भी दुनिया की कुल 95 अरब 29 करोड़ 60 लाख एकड़ ज़मीन में से इस 35 एकड़ ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। हमास का हमला और उसके जवाब में इजराइल की जोरदार बमबारी। जी हां, आप माने या ना माने, लेकिन सिर्फ 35 एकड़ ज़मीन के एक टुकड़े की वजह से इजराइल और फ़लस्तीन के बीच बरसों से ये जंग चल रही है। ये पूरी ज़मीन इस समय संयुक्त राष्ट्र के अधीन है। इस जंग को समझने के लिए पहले 35 एकड़ ज़मीन की पूरी सच्चाई को समझना ज़रूरी है। यरूशलेम में 35 एकड़ ज़मीन के टुकड़े पर एक ऐसी जगह है जिसका ताल्लुक तीन धर्मों से एक साथ है। इस जगह को यहूदी हर हवाइयत या फिर टेम्पल माउंट कहते हैं, जबकि मुस्लिम इसे हरम अल शरीफ बुलाते हैं। कभी इस जगह पर फ़लस्तीन का कब्जा हुआ करता था, बाद में इजराइल ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन इसके बावजूद आज की सच्चाई यह है कि 35 एकड़ ज़मीन पर बसे टेम्पल माउंट या हरम अल शरीफ न तो इजराइल के पास है, न ही फ़लस्तीन के, बल्कि पूरी जगह संयुक्त राष्ट्र के अधीन है। यहां 761 सालों तक मुस्लिम पक्ष का कब्जा रहा है। 35 एकड़ ज़मीन का ये वो टुकड़ा है जिस पर सैकड़ों साल पहले ईसाइयों का कब्जा हुआ करता था, लेकिन सन 1187 में यहाँ मुसलमानों का कब्जा हुआ और तब से लेकर 1948 तक मुसलमानों का ही कब्जा था। लेकिन फिर 1948 में इजराइल का जन्म हुआ और उसके बाद से ही ज़मीन के इस टुकड़े को लेकर जब तब झगड़ा होता रहता है। आइए जानते हैं कि आखिर 35 एकड़ ज़मीन के इस टुकड़े पर ऐसा है क्या जिसके लिए सदियों से यहूदी, ईसाई और मुस्लिम लड़ते रहे हैं। मुस्लिम मान्यताओं के मुताबिक मक्का और मदीना के बाद हरम अल शरीफ उनके लिए तीसरी सबसे पाक जगह है। मुस्लिम धर्म ग्रंथ कुरान के मुताबिक आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से उड़ते हुए घोड़े पर सवार होकर हरम अल शरीफ पहुंचे थे और यहीं से वो जन्नत गए थे। इसी मान्यता के मुताबिक तब यरूशलेम में मौजूद उसी हरम अल शरीफ पर एक मस्जिद बनी थी जिसका नाम अल अक्सा मस्जिद है। मान्यता है कि मस्जिद ठीक उसी जगह पर बनी है जहां यरूशलेम पहुंचने के बाद पैगंबर मोहम्मद ने अपने पांव रखे थे। अल अक्सा मस्जिद के करीब ही एक सुनहरे गुंबद वाली इमारत है, इसे डोम ऑफ द रॉक कहा जाता है। मुस्लिम मान्यता के मुताबिक ये वही जगह है जहां से पैगंबर मोहम्मद साहब जन्नत गए थे। जाहिर है इसी वजह से अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक मुसलमानों के लिए बेहद पवित्र जगह है, इसीलिए वो इस जगह पर अपना दावा ठोकते हैं। उधर यहूदियों की मान्यता है कि यरूशलेम में 35 एकड़ की उसी ज़मीन पर उनका टेम्पल माउंट है, यानी वो जगह जहां उनके ईश्वर ने मिट्टी रखी थी जिससे आदम का जन्म हुआ था। यहूदियों की मान्यता है कि वही जगह है जहां अब्राहम से खुदा ने कुर्बानी मांगी थी। अब्राहम के 2 बेटे थे, एक इस्माइल और दूसरा इसहाक। अब्राहम ने खुदा की राय में इसहाक को कुर्बान करने का फैसला लिया था। लेकिन यहूदी मान्यताओं के मुताबिक तभी फरिश्ते ने इसहाक की जगह एक भेड़ को रख दिया था। जिस जगह पर यह घटना हुई थी उसका नाम टेम्पल माउंट है। यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ हिब्रू बाइबल में इसका जिक्र है। बाद में इसहाक को एक बेटा हुआ जिसका नाम जैकब था। जैकब का एक और नाम था इज़राइल। इसहाक के बेटे इज़राइल के बाद में 12 बेटे हुए, उनके नाम थे 12 ट्राइब्स ऑफ इज़राइल। यहूदियों की मान्यता के मुताबिक इन्हीं कबीलों की पीढ़ियों ने आगे चलकर यहूदी देश बनाया। शुरुआत में इसका नाम लैंड ऑफ इज़राइल रखा गया था। 1948 में इज़राइल की दावेदारी का आधार रही लैंड ऑफ इज़राइल, यानी इसी जगह पर इज़राइल बस गया। अब होली ऑफ होलीज का भी एक हिस्सा बताया जाता है वेस्टर्न वॉल को। अब वेस्टर्न वॉल क्या है? असल में लैंड ऑफ इज़राइल पर यहूदियों ने एक टेंपल बनाया जिसका नाम फर्स्ट टेंपल था। इसे इज़राइल के राजा किंग सोलोमन ने बनवाया था। बाद में ये टेंपल दुश्मन देशों ने नष्ट कर दिया। कुछ 100 साल बाद यहूदियों ने उसी जगह पर एक फिर से टेंपल बनाया। इसका नाम सेकेंड टेंपल था। इस सेकेंड टेंपल के अंदरूनी हिस्से को होली ऑफ होलीज कहा गया है। यहूदियों के मुताबिक ये वो पाक जगह थी जहां सिर्फ खास पुजारियों को छोड़कर खुद यहूदियों को भी आने जाने की इजाज़त नहीं थी। यही वजह है कि सेकंड टेंपल की होली ऑफ होलीज वाली जगह खुद यहूदियों ने भी नहीं देखी। लेकिन 1970 में रोमन ने इसे भी तोड़ दिया। लेकिन इस
टेम्पल की एक दीवार बची रह गई है। ये दीवार आज भी सलामत है। इसी दीवार को यहूदी वेस्टर्न वॉल कहते हैं और यहूदी इसी वेस्टर्न वॉल को होली ऑफ होलीज के एक अहाते का हिस्सा भी मानते हैं। मगर चूंकि होली ऑफ होलीज के अंदर जाने की इजाज़त खुद यहूदियों को भी नहीं थी, इसीलिए वो पक्के तौर पर यह नहीं जानते कि वो अंदरूनी जगह असल में ठीक किस जगह पर है। लेकिन इसके बावजूद वेस्टर्न वॉल की जगह से, माफ़ कीजिएगा, वेस्टर्न वॉल की वजह से यहूदियों के लिए यही जगह बहुत पवित्र हो जाती है। आप समझते हैं ईसाइयों का क्या दावा है। ईसाइयों की मान्यता है कि ईसा मसीह ने इसी 35 एकड़ की ज़मीन से उपदेश दिया था। इसी ज़मीन से वो सूली पर चढ़े, फिर दोबारा जी उठे और जब वो एक बार फिर से जिंदा होकर लौटेंगे तो भी इसी जगह पर एक अहम भूमिका उनकी होगी। जाहिर है ऐसे में ये जगह ईसाइयों के लिए उतनी पवित्र है जितनी मुस्लिमों या यहूदियों के लिए। अब सवाल है कि किसका कब्जा है। ये जो 35 एकड़ का कब्जा है, अब ये तीन धर्मों के लिए इतना अहम है, तो फिर फिलहाल इस पर कब्जा किसका है, सवाल बड़ा हो जाता है। और इन धार्मिक स्थलों की रखरखाव की जिम्मेदारी किसके पास है, कौन करता है रखरखाव, और क्यों इसके लिए यहूदी और मुस्लिम आपस में लड़ते रहते हैं। तो इसको ज़रा गौर से समझिएगा कि सन 1187 से पहले कुछ वक्त तक हरम अल शरीफ या फिर टेम्पल माउंट पर ईसाइयों का कब्जा हुआ करता था, लेकिन 1187 में हरम अल शरीफ पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। इसी के बाद से हरम अल शरीफ का पूरा प्रबंधन यानी कि देख रेख की जिम्मेदारी वक्फ यानी कि एक तरह से इस्लामिक ट्रस्ट को दे दी गई। तब से लेकर 1948 तक इस्लामिक ट्रस्ट ही हरम उल शरीफ का प्रबंधन देख रही है। इस दौरान इस जगह पर गैर मुस्लिमों की एंट्री नहीं थी। 1948 से पहले हरम अल शरीफ फिलिस्तीन का एक हिस्सा हुआ करता था। हालांकि तब भी यहाँ कुछ यहूदी शरणार्थी के तौर पर रहा करते थे, लेकिन उस वक्त फिलिस्तीन अंग्रेज़ों के अधीन था। 1948 में अंग्रेज़ों ने ही फिलिस्तीन के 2 टुकड़े कर दिए, ठीक वैसे ही जैसे 1947 में अंग्रेज़ों ने भारत के 2 टुकड़े कर दिए। तब पूरे फिलिस्तीन की ज़मीन का 55% टुकड़ा फिलिस्तीन के हिस्से में आया और 45% इसराइल के हिस्से में। और इसी के बाद 14 मई 1948 को इसराइल ने खुद को एक आज़ाद देश घोषित कर दिया और इस तरह दुनिया में पहली बार इस धरती पर एक यहूदी देश का जन्म हुआ। इस सब के बीच संयुक्त राष्ट्र ने एक रास्ता निकालने की भी कोशिश की, क्योंकि यरूशलेम को लेकर लड़ाई चल रही थी। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहते थे। फिर धार्मिक लिहाज से भी यरूशलेम न सिर्फ मुस्लिमों के लिए बल्कि यहूदियों और ईसाइयों के लिए भी बेहद खास था। अब ऐसे में संयुक्त राष्ट्र बीच में आया और उसने एक तरह से फिलिस्तीन के एक और टुकड़े को कर दिया और अब यरूशलेम का 8% हिस्सा संयुक्त राष्ट्र के कंट्रोल में आ गया, जबकि 48% ज़मीन का टुकड़ा फिलिस्तीन और 44% टुकड़ा इजराइल के हिस्से में रह गया। यरूशलेम का वो 8% हिस्सा जो 35 एकड़ ज़मीन पर बसा है वही हरम अल शरीफ या फिर टेम्पल माउंट है। दरअसल आज़ाद देश बनने के बाद इजराइल यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहता था, जबकि फिलिस्तीन यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहता था। इसको लेकर हमेशा झड़पें होती रहीं। इसी का हल निकालने के लिए संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में फैसला हुआ कि 35 एकड़ ज़मीन के उस टुकड़े पर न इजराइल का कब्जा होगा न फिलिस्तीन का, कि वो सीधे यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र के अधीन रहेगा। अब एक तीसरे ही देश के पास है प्रबंधन की जिम्मेदारी, क्योंकि इस सब के बावजूद भी एक मसला बचा रह गया कि ये जो हरम अल शरीफ या टेम्पल माउंट है इसकी रखरखाव की जिम्मेदारी किसे दी जाए। तो इसका हल ये निकला कि एक तीसरे देश जॉर्डन को हरम अल शरीफ या फिर टेम्पल माउंट के प्रबंधन की जिम्मेदारी दे दी गई। साथ ही ये भी समझौता हुआ कि मुस्लिम यहूदियों को बाहर से उस टेम्पल माउंट के दर्शन की इजाज़त देंगे, हालांकि वो पूजा पाठ नहीं करेंगे। यही सिलसिला भी चल रहा है, लेकिन होता यह है कि दोनों ही तरफ के कट्टरपंथी लोग इस समझौते को नहीं मानते। इसीलिए जब कोई यहूदी टेम्पल माउंट के दर्शन के लिए आता है तो अंदर से उस पर पथराव किया जाता है। जवाब में इजराइल भी उन पर पथराव करता है। अब इस समय फिलिस्तीन के एक बड़े हिस्से पर इजराइल का ही कब्जा है। असल में समझौते के बावजूद 1956, 67, 73 और 82 में इजराइल फिलिस्तीन आपस में लड़ते रहे और इजराइल लगातार फिलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा करता रहा। और फिर नौबत ये आ गई कि पहले 55% और फिर 48% से सिमटते हुए 22% हो गया और अब तो सिर्फ 12% ज़मीन का टुकड़ा ही फिलिस्तीन के पास रह गया है, जबकि आधिकारिक रूप से यरूशलेम को छोड़कर इजराइल लगभग बाकी के 80% इलाके पर कब्जा कर चुका है। ले देकर फिलिस्तीन के पास अब 2 ही इलाके बचे हैं, एक है गाज़ा पट्टी और दूसरा वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक अमूमन शांत रहता है जबकि गाज़ा गर्म रहता है, क्योंकि गाज़ा पर एक तरह से हमास का कंट्रोल है और मौजूदा जंग इसी गाज़ा और इजराइल के बीच चल रही है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि फिलिस्तीन के पास तो अपनी सेना भी नहीं है। जी हाँ,
सारे रॉकेट और बम गाजा पट्टी से इजराइल पर गिराए जा रहे हैं और इजराइल भी इसी गाजा पर बम बरसा रहा है। नतीजा यह है कि पिछले 3 दिनों में अब तक दोनों तरफ से 1000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वैसे तो इजराइल और फिलिस्तीन सालों से एक दूसरे से टकराते रहे हैं। दोनों मुल्कों की इस जंग में अब तक हज़ारों लोगों की जानें जा चुकी हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इजराइल बार बार जिस फिलिस्तीन से लोहा लेता है उस मुल्क यानी फिलिस्तीन के पास अपनी सेना तक नहीं है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी IDF के पास 1,70,000 फौज के जवान और अधिकारी हैं, जबकि उसके पास अस्थाई फौज के तौर पर 30 लाख से ज़्यादा शहरी हमेशा फौज में अपनी सेवा देने के लिए तैयार रहते हैं। ये आंकड़े चौंका देने वाले हैं क्योंकि 90 लाख के देश में 30 लाख नागरिक ऐसे हैं जो फौज में सेवा देने के लिए हमेशा तैयार हैं। इसकी वजह यह है कि इजराइल के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए फौजी ट्रेनिंग ज़रूरी होती है। इस समय हमास के पास भी करीब 80,000 लड़ाके हैं। जी हां, फिलिस्तीन की हालत यह है कि वो खुद के हथियार के नाम पर कुछ रॉकेट्स ही बना पाता है, जिससे अक्सर इजराइल को वो निशाना बनाता है। हालांकि जानकारों की माने तो इनमें से भी ज़्यादातर रॉकेट्स या तो वो ईरान की मदद से बनाता है या फिर ईरान चोरी छिपे इन रॉकेट्स की सप्लाई फिलिस्तीन को करता है। फिलिस्तीनियों के पास कोई स्थायी सेना तो नहीं है, लेकिन गाजा और वेस्ट बैंक में इजरायलियों से लोहा लेने वाले हमास समेत कई लड़ाके गुट हैं। इनकी संख्या 80,000 के आसपास बताई जाती है। असल में ये जो हमास है इसका गठन 1987 में हुआ था, क्योंकि सवाल यही है कि अगर फिलिस्तीन के पास अपनी फौज नहीं है तो हमास फिलिस्तीन की ओर से क्यों लड़ता है। तो उसका जवाब हमास के वजूद में आने से मिल जाता है, क्योंकि फिलिस्तीनी इलाकों से इजरायली फ़ौज को हटाने के इरादे से 1987 में इसका गठन हुआ था और तब से लेकर अब तक हमास लगातार खुद को मुसलमानों का खैर ख्वाह बताते हुए इजराइल से लोहा लेता रहता है। और तो और वो हमास जो है वो इजराइल को मान्यता तक नहीं देता और पूरे फ़िलिस्तीनी क्षेत्र में इस्लामी हुकूमत कायम करना चाहता है। उधर फ़िलिस्तीन की मदद करता है ईरान भी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब हमास दुनिया के कई बड़े देशों की नज़र में एक आतंकवादी संगठन है तो इसे किसी की मान्यता नहीं है, तो फिर इसे इजराइल से लड़ने के लिए हथियार कहाँ से मिलते हैं, वो भी तब जब हमास के कब्जे वाली जगह गाज़ा पट्टी के एक तरफ खुद इजराइल की सीमा है और दूसरी तरफ समंदर है। इसका जवाब है कि गाज़ा पट्टी से सटा मिस्र का जो इलाका है, दुनिया जानती है कि फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच जारी जंग में ईरान शुरू से फ़िलिस्तीन के साथ रहा है और वही ईरान मिस्र के रास्ते गाज़ा पट्टी से फ़िलिस्तीनी गुट हमास को अपने रॉकेट्स भी मुहैया कराता है। फ़िलिस्तीन के पास पहले भी कभी अपनी फ़ौज नहीं थी। जी हाँ, दरअसल 150 साल पहले भी फ़िलिस्तीन के पास कोई फ़ौज नहीं थी, क्योंकि तब वो ऑटोमन राज्य के तहत आता था। 100 साल पहले भी फ़िलिस्तीन के पास कोई फ़ौज नहीं थी, क्योंकि तब फ़िलिस्तीन का एक देश के तौर पर कोई वजूद नहीं था, वो ब्रिटिश हुकूमत के अधीन एक ग़ुलाम था। 60 साल पहले भी फ़िलिस्तीन के पास फ़ौज की कोई गिनती नहीं थी, क्योंकि उससे पहले वो जॉर्डन के हिस्से में आता था। 1988 में फ़िलिस्तीनी नेता यासर अराफात ने पहली बार फ़िलिस्तीन को एक आज़ाद मुल्क का नाम दिया, जिसे जॉर्डन और मिस्र ने अपनी रजामंदी दे दी। 1993 में इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच हुए ऑस्लो अकॉर्ड में इजराइल ने फ़िलिस्तीन के फ़ौज बनाने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद से ही फ़िलिस्तीन के पास अर्धसैनिक बल हैं जो वेस्ट बैंक इलाके में तैनात रहते हैं, लेकिन कोई स्थायी फ़ौज नहीं है। जबकि गाज़ा में सत्ता चलाने वाले हमास के पास लड़ाके हैं जो अक्सर इजराइल को अपना निशाना बनाते रहते हैं। दोस्तों, इस सब में एक बहुत गहरी बात भी छिपी हुई है, और वो बात यह है कि अगर एक 35 एकड़ का टुकड़ा जिस पर सभी धर्मों की मतलब 3 धर्मों की श्रद्धा है, तो कहीं ना कहीं ये वो भी संदेश देता है कि ईश्वर एक है, हमारे समझने का फेर है। हम अक्सर रास्तों में भेद कर लेते हैं, मंजिल वही होती है। बहुत गहरा इसमें एक संदेश छिपा है कि अगर उस 35 एकड़ के ज़मीन के टुकड़े को पवित्र मानते हैं यहूदी भी, इस्लाम के लोग भी और ईसाई भी, तो ज़रूर ये एक ऐसा संदेश है जो हम सबको समझने की ज़रूरत है कि ईश्वर एक है। लेकिन मुसीबत यही है कि हम कभी भी उन गूढ़ संदेशों को समझ नहीं पाते हैं और छोटी बातों को लेकर आपस में लड़ते रहते हैं। तेरी शर्ट मेरी शर्ट से सफ़ेद कैसे, तेरा धर्म मेरे धर्म से अच्छा कैसे। जब तक ये रेस चलती रहेगी, जब तक ये दुनिया देश और धर्म के नाम पर बटी रहेगी, तब तक ये युद्ध चलते रहेंगे। समझने की ज़रूरत इसकी है कि हम सब एक ही मिट्टी के बने हैं। ये बहुत बड़ा सच है। जिस दिन ये दुनिया इस सच को समझ जाएगी, सारी जंग यहीं ख़त्म हो जाएगी।